नया IBN 7 हौसला है। एक साल मोदी सरकार। IBN 7 और एक्सेस माई इंडिया ने सरकार के कामकाज पर किया है सबसे बड़ा सर्वे। सबसे बड़ा सर्वे इसलिए क्योंकि इस सर्वे में पहली बार 20,000 लोगों ने दी अपनी राय। इस सर्वे में शामिल थे देश के 29 राज्यों में से 23 राज्य। ये राय शुमारी साफ कहती है कि मोदी का जादू आज भी बरकरार है। सर्वे के पहले चरण में कल हमने बताया 72% लोग मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, तो 56% नरेंद्र मोदी को तेज तर्रार प्रधानमंत्री मानते हैं। 61% ने माना कि बीते एक साल में आर्थिक हालात बदले हैं। तो सियासी लिहाज से संवेदनशील राज्यों में भी उत्तर से दक्षिण तक बज रहा है पीएम मोदी का डंका। बिहार में 65% लोग मोदी सरकार से खुश दिखे, तो यूपी में 74%, तमिलनाडु में 64%, तो पश्चिम बंगाल में 65% लोग सरकार से संतुष्ट। लेकिन देश के 3 राज्यों की राय देश की राय से अलग भी दिखी। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5% लोग ही सरकार से संतुष्ट दिखे। उधर पंजाब में महज 35% लोग ही सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखे। तीसरा राज्य है देश का दिल, दिल्ली। एक आधा अधूरा सूबा, लेकिन जिसकी धड़कन पूरे देश पर असर डालती है। क्यों अलग है दिल्ली से देश की राय, बताएंगे आज के सबसे बड़े सर्वे में। तो सबसे पहले बात होगी दिल्ली के बारे में, खास तौर पर हम फोकस करेंगे। 23 राज्य थे, मोटे तौर पर 20 राज्य एक सुर में बोल रहे हैं कि वो मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट है, ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। लेकिन दिल्ली, देश की राजधानी, अलग ट्रेंड दिखा रही है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां के 7 लोकसभा सांसद हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर अभी 3-4 महीने पहले चुनाव हुए थे, वो दिल्ली अभी भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, केंद्र की सरकार के साथ नहीं खड़ी दिखाई देती है। वो दिल्ली जिसने साल भर पहले 7 MPs चुन के दिए थे बीजेपी के साथ, वो दिल्ली अभी भी बीजेपी से के पास जाती नहीं दिखाई दे रही है। क्यों, उस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से उसके नेता प्रवक्ता HS फुल्का साहब मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। PL पुनिया, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। विनय सहस्त्रबुद्धे, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, पहली बार मेरे साथ मेरे डिबेट में शामिल हो रहे हैं, आपका भी स्वागत है विनय जी। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ DP त्रिपाठी जी, NCP के प्रवक्ता नेता जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। चंद्रप्रकाश राय साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शुक्रिया राय साहब, एक बार फिर से आपका। प्रदीप गुप्ता जी, एक्सिस माई इंडिया के MD, वो हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबके साथ बातचीत करूं, इस नतीजों को पहले दिखाता हूं और फिर हम डिबेट को ओपन करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हमारी खास नज़र इस वक्त दिल्ली के ऊपर है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की सरकार के लिए क्या नतीजे सामने आए हैं। और मुझसे अच्छा प्रदीप गुप्ता उसको एनालिसिस करेंगे, लेकिन मैं नतीजे आप तक पहुंचा देता हूं। शुरुआत करते हैं। हम, आपको याद होगा कल जब हम सर्वे दिखा रहे थे, हमने देश की जनता से पहला सवाल यही पूछा था कि क्या वो संतुष्ट है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से। यही सवाल हमने आज दिल्ली की जनता से पूछा अपने इस सर्वे के दौरान। उसके नतीजे आपके सामने लेकर आता हूं कि क्या मोदी सरकार के पिछले 1 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं। जो नतीजे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये देश के मूड से बिल्कुल उल्टे हैं। ये वो नतीजे हैं जिसको देखकर बीजेपी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, चिंतित हो सकती है। संतुष्ट केवल 37% लोग हैं। आपको याद होगा देश भर में 72% लोग संतुष्ट थे, दिल्ली में 37 है, लगभग आधा हो गया है। संतुष्ट नहीं कहने वाले 56% है, जबकि देश में यह आंकड़ा 22% का था, कल हम आपको दिखा चुके हैं। कोई राय नहीं 7%। मोटे तौर पर दिल्ली की जनता, जहां पर नरेंद्र मोदी पिछले 1 साल से अपना घर बनाकर रह रहे हैं, जहां से इस देश को चला रहे हैं, दुनिया भर की यात्राएं कर रहे हैं, उस दिल्ली की जनता मोदी सरकार के कामकाज से मोटे तौर पर 56% लोग ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं है। वाकई में चिंता की बात है। क्यों ऐसा नतीजा आया है, प्रदीप गुप्ता का एक क्विक रिएक्शन में यहीं से लेता हूं। प्रदीप, क्यों ऐसा है कि दिल्ली की जनता कुछ और सोच रही है, देश की जनता कुछ और सोच रही है?
जनता के नज़रिए से कहूँ तो जनता हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करती है और दिल्ली में वो ये पाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट या कोई दूसरी गवर्नमेंट या कोई दूसरी पार्टी उनके डिलीवरी करने के या उनसे ज़्यादा कनेक्ट है। ये एक मोटी मोटी वजह है कि दिल्ली की जनता जो है अभी भी ये मानती है कि मोदी सरकार जो से उतनी ज़्यादा इनलाइन नहीं है जितनी कि ज़्यादा स्टेट की गवर्नमेंट है। जो मुझे ऐसा लगता है, जो ज़्यादा करके लोगों से पूछा और पाया कि वो बजाय मोदी गवर्नमेंट से अपनी आप की सरकार से ज़्यादा संतुष्ट पाए गए। और मेरे ख्याल से अगले सवाल का जवाब मैं दिखाऊंगा जब तब शायद और चीज़ें क्लियर होंगी। हमने दिल्ली की जनता से अगला सवाल जो पूछा, जो हमारे सर्वे का भी सवाल था, कि कितने आर्थिक हालात बदले हैं इस सरकार के बनने के बाद, आपके आर्थिक हालात में कितना सुधार आया है बीते एक साल में। इसके नतीजे कुछ चीज़ों को साफ कर सकते हैं। दिल्ली के लोग कहते हैं, 44% लोग कहते हैं कि आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं। जस के तस, यानी दिल्ली के लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और वो एक्सपेक्टेशन क्योंकि नहीं बढ़ी, नहीं चेंज हुई। 53% लोग कहते हैं हमारे आर्थिक हालात वैसे के ही वैसे हैं और इम्प्रूव होने चाहिए थे। ये बात ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं देते हैं। केवल 2% लोग कहते हैं खराब हुए हैं और कोई राय नहीं कहने वाले एक हैं। अब ये आंकड़े कुछ इशारा करते हैं कि दिल्ली की जनता शायद ज़्यादा उम्मीदें कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार से। शायद यही वजह है कि उस संतुष्टता का जो पैमाना था उसमें असंतुष्ट लोग ज़्यादा दिखाई दिए थे। अगला सवाल दिल्ली की जनता से कि कैसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। दिल्ली की जनता की क्या राय है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। यहाँ पर आंकड़े कुछ चौंकाने वाले हैं। दिल्ली की जनता जो असंतुष्ट मोटे तौर पर दिखाई देती है, वो 51% लोग कहते हैं कि फास्ट, प्रभावी और तेज है हमारे प्रधानमंत्री, इफेक्टिव और फास्ट। 16% लोग अप्रभावी मानते हैं, कम बातें ज़्यादा काम कम। 13% लोग, जो बात पैकेजिंग की कही जाती है, मार्केटिंग की कही जाती है, ये 13% लोग कहते हैं। तो कुछ आंकड़े मेरे ख्याल से प्रदीप गुप्ता इसको अच्छे से समझा पाएंगे कि क्यों ऐसे जो आदमी संतुष्ट नहीं है, वो 51% लोग कैसे मोदी साहब को प्रभावी और तेज मान रहे हैं। बताइए जी। जहाँ तक प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, जब हमने ये सवाल पूछा तो सवाल अपने आप में बहुत पर्सनलाइज्ड है। एक पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं जो कि बट नेचुरल है। वो मानते हैं कि हाँ ये तो प्रभावी हैं, लेकिन जहाँ डिलीवरी की बात आती है तो उनको ऐसा लगता है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट से ज़्यादा जो डिलीवरी आने वाली है वो अदरवाइज है। ये एक मोटा मोटा निष्कर्ष है। फुल्का साहब, कितने संतुष्ट हैं आप? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रभावी और तेज प्रधानमंत्री है? देखिए, बात ये है कि वो प्रभावी और जो तेज है ना, वो ज़्यादातर वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए उस चीज़ को बरत रहे हैं। अब दिल्ली के लोगों का गुस्सा ये देखिए, क्योंकि दिल्ली के लोग ये चाहते हैं जिस सरकार को हमने चुन के भेजा है उस सरकार को आप काम करने दीजिए। जब उस सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा तो वो दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी नाराज़गी है। वो जे कहीं पे कहीं ये सोचते हैं। ये प्रदीप जी क्लियर करिए, इस कंट्रोवर्सी के पहले का फाइंडिंग्स है जो एलजी वर्सेस सीएम की चल रही है कि दिल्ली के सीएम को काम नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं, ये फाइंडिंग में हमारा कंट्रोवर्सीज और इसका कोई ऐसा किसी तरह का प्रश्न ही नहीं था। हमारा तो सिंपल प्रश्न था, आप मोदी सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और संतुष्ट हैं तो क्यों है। जो आप वजह देखिए ना, ये कोई ये 3 या 4 जो 14 तारीख से जो शुरू हुआ, 14-15 दिन से, एक हफ्ते 10 दिन, ये 10 दिन की बात नहीं है। इससे पहले भी यही इसी तरह का बर्ताव ये केंद्रीय सरकार का रहा है कि दिल्ली सरकार को चलने नहीं देना, और ये दिल्ली के लोग बड़े अच्छी तरह इस बात को समझते हैं और उन्होंने अपना गुस्सा ये प्रतीत किया है। फुल्का साहब, मैं पूरे अदब के साथ बोल रहा हूँ और माफ़ी के साथ, बीते 100 दिनों में पिछले 10-12 दिन तो आप एलजी से लड़ते रहे, उसके पहले आप योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण से लड़ते रहे, उसके पहले आप किसानों की आत्महत्या के गजेंद्र सिंह मामले में फंसे रहे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और दिल्ली की सरकार काम नहीं करने दे रही है? देखिए, ये जो अगर आप लगातार देखते जाइए, इसका जो 4-5 बड़े मुद्दे लेके आम आदमी पार्टी की सरकार जहाँ पे आई थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था जो एंटी करप्शन ब्यूरो का। एसीबी के काम में लगातार जो दखल पहले दिन से ये सेंट्रल सरकार की चलती आ रही है।
और एसीबी को काम नहीं करने दिया जा रहा। लोगों ने जो आम आदमी पार्टी को वोट डाली है, दूसरे मुद्दे भी थे, उसमें बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का। दिल्ली में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था और लोग चाहते थे कि इसीलिए संतुष्ट नहीं दिल्ली की जनता, क्योंकि उन्होंने एसीबी को काम नहीं करने दिया। और विनय सहस्त्रबुद्धे जी जवाब देना चाहेंगे कि दिल्ली की जो सरकार को आपकी केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है? मुझे लगता है कि इससे अधिक बेबुनियाद कोई आरोप नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है कि संविधान के दायरे के अंदर जो भी करणीय है वो सारा हो रहा है। उसी के संदर्भ में जो भी कंट्रोवर्सी हुई वो उसी का नतीजा है कि उसके बारे में एक आकलन नहीं बना पाए जो नए मुख्यमंत्री है वो दिल्ली के, और उसके कारण हुआ। मगर भारतीय जनता पार्टी की इसमें कुछ भूमिका होने का कोई प्रश्न नहीं आता। केंद्र सरकार ने जो कानूनी दायरा है उसको उजागर किया है। अभी इनको क्या है कि लड़ने में ही अधिक रुचि है, उनका मतलब उनका डीएनए में ही केवल लड़ना और आंदोलन यही है। तो स्वाभाविक रूप में कहीं न कहीं वो कुरापत निकालने की कोशिश में रहते कि कौन सा इशू बनाया जाए, कौन सा मसला उकसाया जाए, और उसके आधार पर चल रहा है। गवर्नेंस तो इनको जमता नहीं। और जैसे आपने कहा, विनय जी सॉरी, मैं इंटरवीन इसलिए कर रहा हूं कि देश की जनता कहती है कि 72% लोग हम संतुष्ट हैं, लेकिन वही जनता जब दिल्ली में आकर सवाल करो पीएम मोदी के बारे में तो 37% पे आंकड़ा आ जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है। इसका मतलब दिल्ली में लोकप्रियता अभी भी दिल्ली की जनता को और कुछ चाहिए आपसे? नहीं, इसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। देखिए, सर्वे जब होता है ना, तो जिसको प्रश्न का जवाब देना है वो एकदम से इसमें अंतर भी कई बार नहीं कर पाता। हो सकता है कि दिल्ली की केंद्र राज्य सरकार के प्रति जो उसका गुस्सा है वो भी आकलन में आया होगा और कहीं ना कहीं उसका ठिकरा केंद्र पर फूटता होगा, ये भी संभवनीय है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में संगठनात्मक दृष्टि से और जनादेश की दृष्टि से हम कम आए हैं, ये तो फरवरी के चुनाव में भी जाहिर हुआ था, वो प्रकट हुआ था, जाहिर सी बात है। और फिर भी 37% तक हम है बढ़ने के लिए, और तरक्की के लिए काफी कुछ किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे लगता है कि ये तो दिल्ली का जो मूड बना हुआ है फरवरी से, उसी मूड के अनुरूप है। इसमें कोई बहुत चिंता का, मतलब वैसे चिंता का विषय है, बहुत कोई नई बात है ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं और पैनलिस्ट के पास जाता हूं। नथिंग न्यू अबाउट इट। ठीक है, राकेश सिन्हा साहब, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्यों ऐसा है? देखिए, मेरी इसमें थोड़ी राय भिन्न है विनय जी से। मुझे लगता है दिल्ली में चुनाव हारने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था, नहीं कर पाई। उसका 2 बातें बताता हूँ। दिल्ली का डेमोग्राफिक और क्लास दोनों चेंज हुआ है। यहाँ एक न्यू पुअर और न्यू रिच। न्यू पुअर की संख्या मेजॉरिटी में है। पोस्ट साहब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना के जो बीजेपी का क्लास कंपोजिशन नेतृत्व का है, वह न्यू पुअर से अपने को ऑर्गेनिकली लिंक नहीं कर पा रहे हैं। उनके मुद्दे को तो उठा रही है, उनके पास जा रही है, लेकिन समहाउ लिंक नहीं हो रहा है। केजरीवाल में कई खामियां हैं, वो डिक्टेटर हैं, ड्रामा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्ष की सरकार है उसकी अहमियत को भी समझना चाहिए। किसी तरह से उन्होंने अपने को न्यू पुअर से जोड़ लिया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन। एक और इसमें दूसरी बात और कहना चाहूंगा, एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेमोग्राफिक जो ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली का हुआ है उसको भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना पड़ेगा। ये दोनों खामियां ज्यादा केंद्र सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर। राय साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो राय था, सीपी राय। मैं सुमित जी ये कह रहा था, राकेश जी ने बात खत्म कर लिया जी। मैं ये कह रहा चाहता, आप कह रहे हैं कि पूरे देश में 74% लोगों ने इसके प्रति ये दिखाया है कि वो उससे संतुष्ट है सरकार से। 72%। मेरा इस पर एतराज है जी। मेरा तर्क ये है जी, अगर 74% क्या 51% लोग भी संतुष्ट होते तो देश भर में जहां भी कहीं चुनाव या उपचुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह नहीं हार रही होती। अभी महाराजगंज में चुनाव हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही। ये चुनाव ही तो दर्शाता है कि जनता आपसे संतुष्ट है या असंतुष्ट है। और चुनाव में जनता सारे देश में इनके प्रति असंतोष दिखा रही, कम से कम बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में तो यही दिखलाई पड़ा है। इसलिए मैं इस सर्वे से सहमत नहीं हूं कि 74% बाकी देश की जनता सरकार से संतुष्ट है। ठीक है, आप संतुष्ट नहीं हो सकते। डीपी त्रिपाठी साहब, देश भर में 72% लोग मोदी जी से संतुष्ट हैं, लेकिन दिल्ली में केवल 37%। ये क्यों डिफरेंस है? देखिए, ये डिफरेंस महत्वपूर्ण है, पहली बात तो ये। दूसरा कि 72% देश में संतुष्ट हैं, ये मैं भी नहीं मानता। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है तो उसे मुबारक हो। हाँ, कहाँ मैं सहमत हूं कि 1 वर्ष किसी सरकार के आकलन के लिए बहुत समय नहीं होता, लेकिन उसकी दिशा तय दिखाई पड़नी चाहिए। दिल्ली में जो असंतुष्टि है
उसका कारण मैं बताता हूं तथ्यों के आधार पर, जिसका जिक्र विनय जी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की जनता कॉस्मोपॉलिटन शहर है ये, इसलिए उसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी उसमें है, गरीबी के बावजूद, जो राकेश सिन्हा जी ने कहा। 4 फैक्टर्स खाली ले लीजिए। खाली 2015 में डीजल और पेट्रोल की कीमतें 4 बार बढ़ी हैं। सेंसेक्स आपका, जो इकोनॉमी का एक प्रतीक होता है, खास तौर से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काफी उसका असर रहता है, वो पिछले दिनों जो साइकोलॉजिकल बेंचमार्क है 27,000 का, उससे भी नीचे आया था। अभी थोड़ा 27,000 से आगे बढ़ा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो जानने की है, जो फैक्ट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कि पिछले 20 महीने में रुपया सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है। पिछले महीने उसकी कीमत सबसे ज्यादा कम हुई है। $1 के मुकाबले 64 रुपए से ज्यादा देना पड़ा। बिल्कुल। तो ये जो स्थिति बनी है अर्थव्यवस्था की, उसका असर लोगों पे पड़ा है, उनके आशा आकांक्षाओं पे पड़ा है, तो इसलिए उसका असर पड़ेगा उनका अपना। और जो जहां 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 आप कह रहे हैं प्रभाव की भारतीय जनता पार्टी की जो एक बात मुझे कह लेने महीने में एक बात कह लीजिए, फिर आप कहिए। डॉलर का इन्वेस्टमेंट बाहर चला गया। नहीं, मेरा त्रिपाठी जी ये कहना है कि मैं जो बात उठाया कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय इकाई है, उसका कहीं न कहीं ऑर्गेनिकली लिंक जो न्यू पुअर के साथ होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। उसका एक परिणाम ये नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय चरित्र है, उस पर उसका खामियाजा भुगत रही है। इसलिए मैंने कहा था कि दिल्ली की चुनाव हारने के बाद जो हार, दिल्ली की स्थानीय इकाई में बदलाव होना चाहिए। हाँ, जैसे मोटे तौर पर जैसे दिल्ली में के कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी है, जो उड़ती पुड़ती खबरें आती है, मैं बहुत अंतर की बात नहीं जानता हूं, उसमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर उसके कारण बहुत अधिक लागू हो रहा है। तो पार्टी कहीं न कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करे कि स्थानीय स्तर पर पार्टी के नेतृत्व में कैसे परिवर्तन किया जाए। विनय जी मानेंगे इस बात को, जो बात राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाया न्यू मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि फरवरी में जो चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद पार्टी के अंदर एक चिंतन की और इंट्रोस्पेक्शन की प्रक्रिया जारी है। अभी जो हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं वो दुनिया के सामने तुरंत लाना चाहिए या उसकी चर्चा करनी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। संगठन के अंदर स्वाभाविक रूप में ये जो हमारी हार थी, नहीं वो आपको ध्यान में आएगा धीरे धीरे। जो भी है, हम अंदरूनी पूरा हिसाब किताब ठीक कर रहे हैं और जो सुधार करने चाहिए उसके बारे में संगठन की पहली नजर है, संगठन के नेताओं की, और वो हो जाएगा। आपने मतलब चिंता जरूर सबको होनी चाहिए, मगर इतना भी ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। पुनिया साहब, ये सवाल मेरा आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूं मैं, कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी चार्ट, नरेंद्र मोदी का संतुष्टता का लेवल देश भर में 72% है, दिल्ली में 37%। वो दिल्ली जहां पर कांग्रेस जीरो हो चुकी है, वो दिल्ली जहां बीजेपी कांग्रेस खड़ी नहीं दिखाई देती है, उस अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में नरेंद्र मोदी छोटे दिखाई दे रहे हैं, उनकी पार्टी छोटी दिखाई दे रही है दिल्ली के भीतर। क्यों ऐसा? मैं बार बार ये कह पुनिया साहब नई बात नहीं है। फरवरी में ही आपका जो सर सुमित जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने सर्वे कराया है, किसके माध्यम से सर्वे कराया है, मैं उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पूरे देश भर में 72% लोग कहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जबकि इस 1 साल के दौरान में ये अगर ढूंढने की कोशिश करें कि क्या अच्छा काम किया है, क्या सिर्फ अभी भी नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो केवल सिर्फ भाषण के माध्यम से, जैसे पहले एक प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट थे चुनाव से पहले, उसी तरह की भाषण शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज किसान बुरी तरह से पीड़ित हैं, जिस तरह से उनकी फसल का नुकसान हुआ और जिस तरह से उनकी उपेक्षा हुई, जिस तरह से उनसे संबंधित जितने भी जो मामले, जैसे एमएसपी का फिक्स करना कि जितनी भी लागत होगी उसके 50% बढ़ा के देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करना हुआ, सरकार की तरफ से कहा कि हम इस फार्मूले पे विश्वास नहीं करते, जो भूमि अध्यप्ति अधिनियम उसमें इसका संशोधन है, तो हिंदुस्तान भर में पूरे किसान वर्ग ये सरकार के खिलाफ है।
और पिछली बार मैं माफी इस चुनाव के दौरान फाइंडिंग्स है ना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में योजना को गले लगा रहे हैं, जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था, वो गले लगा रहे हैं। वो कहां 85% लोग 75% लोग स्वच्छता अभियान और जनधन योजना को सरकार की सबसे बड़ी स्कीम बता रहे हैं। देश भर की राय है ये, और मोटे तौर पर हर प्रदेश की, हर जिले की राय है ये। हमको ये बता सुमित जी, मैं समझना चाहता हूं कि जिन किसानों ने, जिन मजदूरों ने मनरेगा से उनको एक नया पैसा नहीं मिल रहा, वो कहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके सर्वे में? 72% वोट तो इनको उसमें इलेक्शन में नहीं मिला, 31% वोट मिला था। ये तो 72% जो खिलाफ वोट दिए थे वो प्रसन्न हो गए। ये तो कुछ समझ में आया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसको अच्छी तरह बता पाएंगे, लेकिन दो बातें आपको बताना चाहता हूं। सैंपल लेने में कुछ नरेगा में 5,000 करोड़ का एडिशन सरकार ने किया है। इस सरकार का जितना भी लेखा जोखा है सुन तो लीजिए, ध्यान में अगर रखेंगे तो मैं समझता हूं सोशल सेक्टर में सरकार ने नरेगा में जो धन था उसे 5,000 करोड़ का एडिशन किया है। ठीक है, जवाब सुनिए। दूसरा कि 12 दिनों में, सिर्फ 12 दिनों में 7.5 करोड़ लोग यदि सोशल इंश्योरेंस से जुड़ जाते हैं, जिस इंश्योरेंस में साल में 12 रुपए देकर व्यक्ति 2 लाख का इंश्योरेंस ले सकता है, तो ये गवर्नेंस तो दरवाजे तक पहुंच गया है। आप उन गरीबों की आहट नहीं समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये गरीबों के लिए कल्याण का काम नहीं, चूंकि आपने कभी गरीबों के लिए काम नहीं किया। आपके लिए गरीबी हटाओ नारा था, और चुनावी वर्ष में पैकेज देना था। ये पैकेज नहीं है। चुनावी वर्ष में गरीबों के लिए पैकेज देना और गरीबों को रैयत समझना। गरीब नागरिक हैं, रैयत नहीं है। और कांग्रेसी सरकारों ने गरीबों को रैयत की तरह ट्रीट किया और अपने को फ्यूडल लॉर्ड की तरह ट्रीट किया है। आप जब शासन के पहले साल में सोशल सेक्टर पे काम करते हैं, उसका इंपैक्ट पड़ता है गवर्नेंस पे। विनय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विनय जी, मैं सोच रहा था कि बात होगी, आप किस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं सरकार के बारे में जो सर्वे आया है, मैं जानना चाहता हूं, जो लोग जिन्होंने खिलाफ वोट दिया था, आप अगर सर्वे पर सवाल 9% लोगों ने खिलाफ वोट दिया था, गुप्ता जवाब देंगे, यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे हो गए इस दौरान में? वो देंगे जवाब। कुछ किया नहीं है। आपने किसानों के खिलाफ, पूरी तरह से खिलाफ है। यहाँ तक कि आरएसएस के जो स्वदेशी जागरण मंच है, स्वदेशी जागरण मंच है, सुनिए वो इनके खिलाफ धरना देता है। अरे आप, जब वो खुद ही इनके खिलाफ, कांग्रेस को स्वदेशी जागरण मंच की जरूरत पड़ेगी। अब देश की सबसे पुरानी पार्टी को अपनी बात कहने के लिए स्वदेशी जागरण मंच का सहारा लेना पड़ेगा क्या? पुनिया जी क्या बात ले जा रहे हैं आप? आपको विनय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विनय जी, स्वदेशी जागरण मैं जरूर बोलना चाह रहा हूं। मैं सोच रहा था कि अभी तो कांग्रेस को इस बात का अंदाजा आया होगा कि विगत 1 साल से लोग कांग्रेस का बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते, और इससे आहत होकर हमारे जो प्रवक्ता महोदय है कांग्रेस पार्टी के, वो इतनी ऊंची आवाज में और अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो ऊंचा कहने से कोई सुनेगा ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। लोग इनका सुन चुके हैं, उब चुके हैं। अब लोग भारतीय जनता पार्टी में सबसे उपलब्धि क्या है, मैं उनको तरीकेवार सिलसिलेवार बता दूं। आपकी समीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, आपका गुणगान हो रहे हैं। पुनिया जी जरा औरों को भी अवसर दीजिए ना। 72% लोग प्रसन्न हैं, पुनिया जी, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। आपके पास जवाब नहीं है, तो वही तो मैं आपको कह रहा हूं की बात कर रहे हैं। अरे 72% लोग संतुष्ट है। एक मिनट, प्रदीप गुप्ता जी, प्रदीप जी आपके सर्वे पे सवाल करेंगे। जी मैं जवाब दे दूं पुनिया जी का। सर्वे पे तो सवाल विनय जी ने भी खड़े किए हैं। जब उसने शुरू किया कि मुझे जो पता नहीं अच्छी लगती है वो अच्छा है, जो खराब लगती है सवाल खड़े कर दो। बात है, इसीलिए प्रदीप गुप्ता हमारे साथ है। जी सर्वे के संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगा, और खासकर पुनिया जी ने जो सवाल खड़े किए हैं कि अरे पुनिया जी, आप मेरे दफ्तर आइए, मेरे पास 20,223 फॉर्म रखे हुए हैं, लिखित में हस्ताक्षरित। मैं दिखा दूंगा आपको, और आपको चाहिए तो एक फोटो कॉपी आपके पास भिजवा देता हूं। जवाब देने गुप्ता जी। जी 72% लोग, पुनिया जी ने कहा प्रसन्न। हमारे सर्वे का सवाल था, क्या आप मोदी गवर्नमेंट के कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं? जब, जैसे मैंने पहले भी बताया, यदि आप भी उनकी जगह एक रेस्पोंडेंट आप भी हो सकते हैं, उसके शूज में आप अपने आप को डाल के देखिए और पाइए कि जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कामकाज की बात की जा रही है, तो हमारे सामने तुलना के लिए क्या हाजिर है पिछली गवर्नमेंट, पिछली सरकार से तुलना, पिछली सरकार से वो तुलना करते हैं। एक बात, और दूसरी बात विकल्प क्या है?
एक साल मोदी सरकार, हमारा सर्वे एक्सिस माई इंडिया के साथ मिलकर जो IBN7 ने किया है उसके नतीजे धीरे धीरे करके हम खोल रहे हैं। हम खास तौर पर दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में आपको याद होगा हमने शुरुआत में दिखाया था संघ परिवार और दिल्ली मोदी सरकार के बीच कैसे रिश्ते हैं। यही सवाल हमने दिल्ली की जनता से पूछा कि RSS क्या इंटरफेयर करती है मोदी सरकार के कामकाज में। तो सुनते हैं कि क्या नतीजे सामने आए हैं। 77% लोग, 77% लोग यानी दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी इस बात को मानती है कि RSS का दखलंदाजी होती है कामकाज में। तो ये आंकड़े इस तरीके से चिंतित करने वाले हैं कि कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो RSS की मर्जी से ही चल रही है। ये इंप्रेशन है दिल्ली की जनता को नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में। राकेश सिन्हा साहब मेरे साथ हैं, उनसे मैं जवाब लूंगा। अगला सवाल मैं दिखाता हूं जो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं संघ परिवार के, भगवा परिवार के, जो बीजेपी की तरफ से सांसद हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बयान देते फिरते हैं। क्या धर्म परिवर्तन और घर वापसी जैसी घटनाओं से मोदी सरकार की छवि खराब होती है? आपको याद होगा सांसद साक्षी महाराज का, आदित्यनाथ किस तरह के बयान आए थे। इस पर क्या कहना है दिल्ली की जनता का? क्या छवि खराब होती है? 30% लोग बोलते हैं हाँ होती है, 40% लोग बोलते हैं छवि खराब नहीं होती है, 30% की कोई राय नहीं है। यानी ज़्यादातर लोग कहते हैं कि छवि खराब नहीं होती है, भले ही ऐसे बयान धर्म परिवर्तन वाले या घर वापसी वाले चलते रहें। मेरा सवाल यहाँ बहुत सीधा सा है राकेश सिन्हा जी आपसे, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि एक्सेप्टेंस बढ़ गया है राइट विंग का? दिल्ली की जनता मानती है क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा केंद्र है, गढ़ है RSS के कार्यकर्ताओं का। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता प्रबुद्ध भी है और मीडिया से ज़्यादा ऑर्गेनिकली जुड़ी हुई है। तो दिल्ली की जनता की राय कई मायनों में अहम होती है। मैं जहाँ तक संघ की बात कहता हूँ कि एक उदाहरण देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली RSS से कहा कि हमारे देश का फूड कैंपेन आप चलाइए। उन्होंने उस समय के RSS के चीफ गोलवलकर को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि आप पूरे फूड कैंपेन को चलाइए, आपके बिना हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो संघ का राजनीति प्राथमिकता नहीं है, लेकिन जहां राज्य को क्रिटिकल एडवाइस, क्रिटिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है, वहां संघ देता है। देखिए, दो प्रकार की संस्थाएं होती है, एक संसदीय संस्थाएं होती है, एक गैर संसदीय संस्थाएं होती हैं। गैर संसदीय संस्था के रूप में संघ अपना काम करता है, लेकिन जहां जहां राजनीति में नैतिक रूप से इसको महसूस होता है कि हमें सलाह देनी चाहिए, जैसे लैंड एक्विजिशन बिल है, उस पर भारतीय मजदूर संघ की अपनी एक राय है और भारतीय मजदूर संघ अपनी राय देती है। सरकार कहाँ मान रही है? मैंने बीजेपी नहीं मान रही। यही विशेषता है कि मानना ना मानना, क्रिटिकल एडवाइस देना काम है, उसको दबाव में डालना काम नहीं है। यही हमारी बात को साबित करता है कि जवाब देना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, दिल्ली की जनता में एक जो बीजेपी का सबसे पॉपुलर लीडरों में से एक है मदन लाल खुराना, और दिल्ली की जनता मदन लाल खुराना जी को बहुत प्यार करते थे। और जो मदन लाल खुराना जी का हाल हुआ जब वो RSS के गुड बुक्स में नहीं रहे और उनको जैसे जो उनका हालत हुई जहाँ पे, वो लोगों को अभी भूले नहीं हैं। खुराना जी अभी भी बैठे हैं, चाहे वो अभी इतने वो हेल्थ उनकी अलाउ नहीं कर रही, मगर लोग वो बात भूले नहीं हैं और वो एक नाराजगी का कारण भी है। ये आप मदन लाल खुराना सेंट्रिक हो गया, लेकिन फुल्का साहब, आम आदमी पार्टी को इस बात की चिंता होती है कि दिल्ली में बहुत बड़ा तबका है संघ परिवार का, संघ कार्यकर्ताओं का, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छी खासी पैठ रखता है, ये परेशान करता है आपको? ये बात सही है, इसमें है कोई बात नहीं, मगर ये जो आप 77% कह रहे हो, ये वो नहीं संघ परिवार वाले, ये तो वो जो जिनका संघ के साथ कोई बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, कोई तल्लुक नहीं है। ये जनरल पब्लिक कह रही है कि संघ की इंटरफेरेंस है, वो बात कह रहे हैं वो कि संघ की इंटरफेरेंस है, और बस सही है। लेकिन फुल्का साहब वो यह नहीं करे कि इंटरफेरेंस गलत है और सही है। दूसरा, मीडिया का जो एक कैंपेन है कि RSS सरकार को कंट्रोल कर रहा है। फुल्का साहब, जो मैं बात पूरी कर रहा हूं कि RSS कंट्रोल कर रहा है, देखिए कंट्रोल नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो नैतिक एडवाइस आज आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार को दे सकती है, संघ भी दे रहा है। जो लोग जमीन पे काम करते हैं और आम आदमी पार्टी की गाड़ी को कोई रोक रहा है, जो गरीब बस्तियों में काम कर रहे हैं, मैं क्या करूं? संघ की राय तो सुनना पड़ती है बीजेपी, अगर संघ की राय नहीं, ये संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। फुल्का साहब बताइए, संविधानेतर बात आप कर रहे हैं और हम संविधान के अंदर की बात कर रहे हैं। सीपी राय साहब, संघ परिवार का इंटरवेंशन चिंता की बात है? बहुत ज्यादा। किसी भी गैर संवैधानिक संस्था का
देश की सरकार पर इंटरवेंशन गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है। अरे राय साहब, अभी शुरू में बोला तो सही राकेश सिन्हा जी ने कि संविधान है, आप बार बार गैर संवैधानिक क्यों बोलते हैं? सीपी साहब, आप कभी कभी ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो आपका इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन आप गलत शब्द का चयन करते हैं। गैर संवैधानिक संस्था का मतलब जानते हैं? जो संविधानेतर संस्था है। कोई भी देश में संस्था संविधानेतर संस्था नहीं है। संविधान के द्वारा आपकी पार्टी ने संघ के साथ मिलकर 77 में सरकार बनाई थी। आप मुलायम सिंह यादव से पूछिए, 1977 में उन्होंने संघ के सदस्यों के साथ केंद्र में क्यों सरकार बनाई? उत्तर प्रदेश के राम नरेश यादव जो मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार में जनसंघ घटक था। जब जनसंघ का सहयोग आपके साथ था तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब सत्ता की सीढ़ी पर संघ की पीठ की सवारी आपको संघ दिखाई नहीं पड़ रहा है। राकेश जी सुनिए, आप मेरे कहने का अर्थ समझ रहे हैं लेकिन उसको समझना नहीं चाहते। क्या समझना? आप गैर संवैधानिक संस्था कर रहे हैं। देश में ऐसी कौन सी संस्था जो गैर संवैधानिक है? 3 खंड संवैधानिक रूप से बने और चौथा मीडिया को माना गया है। इसके अलावा इतने राजनीतिक दल है, इतने संगठन है जो संगठन खुलेआम ये कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं, देश की दिशा तय करते हैं, उनको अधिकार है कि वो राय दें और देश की सरकारों को उनसे राय लेना भी चाहिए। लेकिन जो संगठन कहता है कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना दूर दूर तक राय साहब, आपको क्या दिक्कत है? अलग बात है कि वो आपको मुझे क्या दिक्कत है? मेरे सहस्त्र बुद्धे राय देने पार्टी जान लगे रहे प्रधानमंत्री और मुझे आपको क्या दिक्कत है साहब? उसे कोई अधिकार नहीं है कि पूरे इलेक्शन में अपने कार्यकर्ताओं को झोंका, पूरे कार्यकर्ताओं को बधाई दी उन्होंने, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कीजिए, आपके साथ संघ पूरे देश भर के कार्यकर्ता आप देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आपका विरोध करते हैं। आप हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है और आप हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हैं? आपने पूरे 10 साल तक हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने की एकमात्र कोशिश की, पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की इस देश में हिंदू आतंकवाद है। राकेश जी, पुनिया जो भी विचारधारा रखना चाहे राजनीति में, राय साहब एक मिनट, लेकिन खुले मेरा सवाल वरिष्ठ नेता मेरे साथ है डीपी त्रिपाठी, उनको सम्मान देते हुए। पूरी तरह से राजनीतिक संगठन है, राजनीति को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। अरे ठीक है सर, दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, और इसीलिए ठीक है, और इसीलिए इनके बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो आरएसएस मुख्यालय पे जाके बीजेपी के नेता किसी से भी राय ले, मार्गदर्शन लेते हैं, किसी से राय निर्देश लेते हैं, बीजेपी और इसीलिए आरएसएस भारत से जिसको भारतीय राजनीति का ज्ञान है, जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना संघ के साथ संबंध को लेकर हुई थी, जनता पार्टी के विनय जी भागीदारी कर सकता है, लेकिन राजनीति इतने मेधावी और बड़े बड़े लोग यहाँ बात कर रहे हैं, उन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या उसके पहले भारतीय जनसंघ को हो, हमारे जन्म का जो सारा इतिहास है वही सारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। इसलिए संघ हमारी प्रेरक संस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं उनका कोई इंटरवेंशन होता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो अपनी राय रखते हैं। कई बार हमारे मतभेद होते हैं, कई बार उनकी बात स्वीकार भी नहीं होती, तो ये सारा चलता रहता है, इसमें कोई असंवैधानिक नहीं। कम से कम हमने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जैसा स्पेशल पर्पज व्हीकल बना के इंटरवेंशन करता है किसी घराने, लेकिन देश के नागरिक घराने अपने घराने चाहिए को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ये गलत बात थी, ये गलत बात थी। हमने तो इंटरवेंशन हम जरूर प्रेरणा लेते हैं, विचारधारा का रिश्ता है, विचारधारा का रिश्ता है, लेकिन सरकार ने खुद मान लिया। और वो कह रहे हैं कि प्रेरक संस्था है, प्रेरणा डीपी त्रिपाठी भारतीय राजनीति को अच्छे से जानने समझने वाले डीपी त्रिपाठी हमारे साथ है। डीपीटी बोलने दीजिए। हाँ डीपीटी बोलिए, आप बोलिए। हाँ देखिए सुमित जी, अभी देखिए विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने बहुत सही बात कही कि भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसका जन्म ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से उठाकर आप आ जाइए श्री नरेंद्र मोदी तक, सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। तो पुनिया साहब और राय साहब को ये तो कहा, डीपीटी। लेकिन दूसरी बात सुनिए, देखिए नहीं मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शब्दावली का भी प्रयोग करें सहस्त्रबुद्धे जी, तो पिछले 1 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दक्ष में नहीं आरंभ में काम किया है। जो संघ की शब्दावली है मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ एक बात कहना चाहूंगा आपके सर्वे के बारे में। से बाहर आइए, मुद्दे पर आइए। जो सर्वे प्रदीप जी ने आप लोगों ने मिलकर किया है वो नहीं, उस मैं सर्वे पर कुछ कहना चाहता हूं। आप इतिहास में जाइए लोकतंत्र के भारत में, किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री को भारत की जनता ने 1 वर्ष में रिजेक्ट नहीं किया है। 1 वर्ष में नहीं कहा कि हम उससे असंतुष्ट हैं। तो मोदी जी को के बारे में देश भर में यह कहना कि हम असंतुष्ट हैं, यह संभव नहीं है। लेकिन 1 वर्ष में दिशा तय होती है किसी सरकार की। दिशा के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में सर्वे नहीं था। सर्वे के सवाल और थे जी, मेरा सवाल और है जी। जो आज दिल्ली में हो रहा है, देश के और हिस्सों में हो रहा है, जिन उपचुनावों का जिक्र हुआ, या अभी आप देख लीजिए महाराष्ट्र में 2 महापालिकाओं के चुनाव हुए, यानी जिस नई मुंबई में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी शक्ति के रूप में उभरी, वहीं पर महापालिका के चुनाव में उनको 6 सीट मिली। कितने आश्चर्य की बात है। तो किसी भी तरह का चुनाव अगर आप देखिएगा तो उस चुनाव में उस तरह की सफलता क्यों नहीं मिल रही है, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। अच्छा पॉइंट तो उसके पीछे जो है सरकार से जो अपेक्षाएं थी, ये जानना समझना चाहिए दर्शकों के लिए भी। मैंने कहीं कहा तमाम बाई इलेक्शंस में, माफी के साथ, तमाम बाई इलेक्शंस में डीपीटी प्रदीप गुप्ता, क्यों बीजेपी चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, क्यों बीजेपी हार रही है? और आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है अभी भी। मैं अगेन उसी पे जानना चाहूँगा कि जो हमारा सर्वे है और चुनाव है 2 भिन्न चीज़ें हैं। चुनाव के समय होता ही है बाय एंड लार्ज कि 2, 3, 4 पार्टी और 4, 5 विकल्प खड़े होते हैं जनता के सामने, और उनमें से उसमें एक का चयन करना होता है, और उसमें वो जो जैसा वो समझते हैं कि ये आदमी या ये प्रतिनिधि जो है हमारे अच्छे काम आ सकेगा और डिलीवरी कर सकेगा, वो उसको अमूमन चुनते हैं। ठीक है। जहाँ तक सर्वे का सवाल है, अब आप मुझे बताइए 72% जब सर्वे के संतुष्ट की ग्राफ में आज चीज आती है, और आप यदि इसको चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो चरम सीमा पे जब बीजेपी की या मोदी जी की पॉपुलैरिटी थी पूरे हिंदुस्तान में और कांग्रेस की नकारात्मक स्थिति थी, उस समय जनरल इलेक्शन में 32% वोट प्राप्त हुए जी, और सर्वे में 72% है। तो आप उसको वोट के दायरे में कभी तय नहीं कर सकते इस सर्वे को, क्योंकि चुनाव कोई आधार ही नहीं था हमारे सर्वे में। अब आप मुझे बताइए, तमिलनाडु में खड़ा हुआ आदमी जहाँ पे बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, वहां पर जब हम पूछ रहे हैं मोदी सरकार का कामकाज कैसा है, तो क्या आप ये सोचते हैं वो ये देखेगा कि मैं चुनाव जनता दल को, बीजू जनता दल को करके आया था, तो अब मोदी जी को ना बोल दूं? वो ये देख रहा है कि जो पिछली सरकार थी, जो जिसके साथ ये कंपैरिजन है सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, यदि मैं ये पूछूं कि क्या आप अपनी स्टेट की गवर्नमेंट से खुश हैं या मोदी सरकार से खुश हैं, तब मायने डिफरेंट होते हैं। ये कंपैरिजन कांग्रेस की सरकार से, यूपीए की सरकार से, मनमोहन सिंह की सरकार से। पीएल पुनिया साहब, आप तो सरकार में रहे हैं। और दूसरी बात है विकल्प। जवाब ले लेते हैं पुनिया साहब। एक मिनट सुमित जी, बस एक ही लास्ट बात कहना चाह रहा हूं। मेरे सामने यदि मैं जनता हूं तो ये बताइए कि मेरे पास विकल्प क्या है? मेरे पास विकल्प यही है कि जो सेना की सरकार है वही सबसे बोलिए पुनिया साहब। जहाँ पे विकल्प है वहां पे दूसरे चीजें, जहाँ विकल्प मिला आम आदमी पार्टी को पसंद कर लिया, विकल्प ही नहीं रहा, कांग्रेस विकल्प पूरा खत्म हो गई। बात सुन लीजिए, बोलिए। ये हमें ये बता दें कि कौन सा अच्छा काम किया है। जो मूलभूत आवश्यकता होती है समाज के लिए, सोशल सेक्टर को इन्होंने काट दिया, 1,75,000 करोड़ की कमी कर दी। एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, यहाँ तक कि हाउसिंग में, यहाँ के ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन में, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें सब चीज का तो बजट काट दिया। तो किस आधार पर कौन खुश होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में जो राष्ट्रीय सब चीज में कटौती कर दी विनय जी आपकी पार्टी ने। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, सारा सोशल सेक्टर पैसा काट दिया, किसान इनके खिलाफ है। यहाँ तक कि आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच वो इनके खिलाफ है। जो इनको वोट दिए थे वो तो इनके खिलाफ हो गए। स्वदेशी जागरण मंच पे चर्चा करेंगे, आपको जरूर बुलाऊंगा। विनय जी एक बड़ी बात कह रहे हैं पीएल पुनिया, मैं चाहूंगा आप सफाई दें इस बात पे कि सोशल सेक्टर पर इतनी बड़ी कटौती क्यों की गई है? तो किस बात से प्रभावित हो गए?
मुझे तो आश्चर्य इस बात जी विनय जी, किस बात से प्रभावित हो के लोगों ने कहा है? हाँ कहा है। ये पुनिया जी कभी रुकते ही नहीं, वो औरों को अवसर ही नहीं दे रहे पुनिया जी। किसानों पर इतनी बड़ी आपदा आई है, उसमें नरेगा में पैसे बढ़ाने चाहिए थे, कार्य दिवस बढ़ाने चाहिए थे, मजदूरी ज्यादा देनी चाहिए थी। भैया बढ़ाए हैं 5,000 करोड़ राय साहब बोल रहे हैं विनय जी। आप आंकड़े देखते नहीं, मैं मुझे मनरेगा तो बंद कर दिया आपने, मुझ पर आरोप किए, मनरेगा तो बंद कर दिया। आप जरा 6,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता, ये डिबेट करने का तरीका नहीं होता पुनिया साहब। मनरेगा का एक पैसा नहीं दिया, आपके सारे आंकड़े मेरे पास है। अरे भैया मनरेगा का बजट बढ़ा है, आप जान लीजिए। किसानों को जो ये बेमौसम वर्षा के कारण हानि हो रही है, तो जो हानि का दायरा था 50% होने के बाद कॉम्पेंसेशन देना 33% पर लाया है। कॉम्पेंसेशन की जो रकम थी वो 1.5 गुना बढ़ा दी है, और उसके जो नियम है उसमें भी लचीलापन लाया है। अभी 2 हेक्टेयर तक भी ये अभी अरे मिला कितना उनको ये तो सुनिए बता आप, दीजिए। सुनिए आप, कितना मिला है? सब मिल रहा है। देखिए ये राज्य सरकारों के माध्यम से जाता है, कहाँ मिला ये तो बता दीजिए। सब लोगों को मिला है, सब सभी को मिल रहा है। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर रही है, मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, महाराष्ट्र में ये हो रहा है, गुजरात में आप क्या बात कर रहे हैं? आप जाइए गुजरात में, आप जाइए मध्य प्रदेश में, आप जाइए महाराष्ट्र में। यहाँ बैठा हुआ है आम आदमी पार्टी, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, आपको मिल रहा है पैसा? मैं आपको पहले बताऊं, जो नरेगा की इतनी बात कर रहे हैं कि पैसा बढ़ाया है, मैं वहाँ पे पंजाब के गांव में जाता हूँ और वहाँ पे 6-6 महीने से साल के नरेगा की पेमेंट नहीं हो रही। लोग बेचारे इतने दुखी हैं, इतने, और ये कह रहे हैं कि हमने नरेगा का पैसा बढ़ाया है। ये सिर्फ बातों में है, बैठ के बताने में है। वहाँ कंपनसेशन नहीं फार्मर्स को मिल रही, और इतना बुरा हाल है। बाकी स्टेट्स में तो मैं गया नहीं, पंजाब की मैं आपको बता सकता हूँ, फार्मर्स को कंपनसेशन नहीं मिल रही, नरेगा वालों को उनकी पेमेंट नहीं मिल रही, और बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही, और वहाँ पे बीजेपी का राज है, वहाँ पर मिल रहा है, वहाँ पे बीजेपी का मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये राजस्थान में बच्चों मिल को रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, वहाँ पर भी राज्य सरकार आपकी है। बिल्कुल मिल रहा है। स्कॉलरशिप अभी पूरे अकाउंट में जा रही है। स्कॉलरशिप जाके आप देखिए, सब कुछ पता है, पता होने के बावजूद आप ये कह जो रहे हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप 1 साल से नहीं मिला, और जो कॉलेज के टीचर्स हैं उनकी 3 क्वार्टर से उनकी सैलरी ड्यू है, उनकी सैलरी नहीं मिली। प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है, प्रधानमंत्री जी को विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है। एक भी किसान से कभी मिले हो तो बताएं, कभी जाके हालचाल देखे हो? किसान की सुध नहीं है। आप कहते हैं कि वो प्रसन्न होंगे, ठीक है, वो कहते हैं कि बहुत पुनिया साहब 1 मिनट, आपने अपनी बात की, पूछने तक नहीं। राय साहब बाबा बात कही है, विनय जी का जवाब लूंगा मैं। सुमित जी मुझे कुछ कहना है। बोलिए राय साहब बोलिए। उससे आईना दिख जाएगा इनका। सुमित जी मुझे कुछ कहना है, आईना नजर आ जाएगा। अरे बोलिए ना। इस वक्त चारों तरफ तबाही आई हुई है, ओलावृष्टि हुई है, किसान तबाह है। हमने उत्तर प्रदेश 1/6 देश है, हमने 74,000 करोड़ 7400 करोड़ 7,400 करोड़ रुपए मांगे, और केंद्र की सरकार ने केवल हमको 253 करोड़ रुपए दिए, वो भी SDRF के पुराने पैसे। हम 2,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, और 6,000 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं किसानों को देने के लिए। विनय जी, इन्होंने केवल 253 करोड़ रुपए दिए। गैर भाजपाई सरकारों के साथ गलत व्यवहार कर रही है समाजवादी पार्टी का इल्जाम, जवाब दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। अरे समाजवादी पार्टी को अपनी सरकार चलाना नहीं आता, इसलिए वो ठिकरा फोड़ रहे हमारे ऊपर। हमने राज्यों को ज्यादा धन दिया है, 42% रिसोर्सेस राज्यों के हवाले कर दिए हैं। राज्य सरकारें जहां सफलता से काम कर रही है, एफिशिएंटली काम कर रही है, वहां पर सबको मुआवजा मिल रहा है। मध्य प्रदेश में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा है? ये उन्होंने मिल रहा है। मैं जानकारी देता हूं, मैं मध्य प्रदेश में घूमता हूं। आपकी सरकार है जहां बच्चा किसानों की तबाही के कारण। एक मिनट राकेश सिन्हा ने हाथ उठाया, राकेश सिन्हा कुछ बोलना चाह रहे हैं। राकेश जी देखिए एक मिनट राय साहब, जनता परिवार आप ही का परिवार है, उसके नीतीश कुमार एक सक्रिय मुख्यमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने बयान जारी करके केंद्र सरकार की प्रशंसा की। ये नीतीश कुमार का बड़प्पन है कि उन्होंने अपनी दुश्मनी को भुलाते हुए प्रशंसा की। केंद्र ने बड़े उदार होकर राज्य की मदद की है। अब अपनी पार्टी के, जो नई पार्टी आपकी बन रही है, उस पार्टी के उस घटक से पूछिए कि नरेंद्र मोदी की क्यों प्रशंसा की। राकेश जी, यही नीतीश कुमार
अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं वो अलग इस बात पूरी है। लड़ाई में, नहीं राजनीतिक एलजी वर्सेस लड़ाई में वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को टीम लीडर का अधिकार देना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से हुए आपके साथ खड़े रहे, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन केंद्र की उन्होंने प्रशंसा की। यहाँ केंद्र राज्य के संबंध की बात कर रहा हूँ कि दोहरा व्यवहार नहीं किया केंद्र ने। वहाँ चुनाव आने वाला था। पार्टी को लगता है दोहरा व्यवहार नहीं, ये अपनी पार्टी फुल्का साहब बगल में ये नीतीश कुमार से पूछे, नीतीश कुमार से पूछे। बिहार की बात है ना, यूपी में जनता परिवार के पार्टी, यूपी में, दिल्ली में जनता परिवार के पार्टी नीतीश कुमार कोई भारतीय जनता पार्टी का घटक नहीं है। ग्रुप में आपके सामने बैठा हूं, आप बताइए नीतीश कुमार का काम गलत है? नीतीश कुमार का निंदा कीजिए, उन्होंने केंद्र की तारीफ की है। केंद्र सरकार का काम बहुत खराब रहा है। तारीफ नहीं कर रहा आपकी, और इसलिए उसको प्रसन्न करने का कोई मतलब नहीं। देश है वो आपकी तारीफ नहीं कर रहा। एक मिनट राय साहब, पुनिया जी एक करके बात करते हैं। डीपी त्रिपाठी, मेरे पास वक्त की कमी है। डीपी त्रिपाठी नाराज है। डीपी त्रिपाठी, मेरे साथ वक्त की कमी है, मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा। पुनिया साहब प्लीज, डीपीटी में आपसे पूछना चाहूंगा, एक साल के अंदर आपकी पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 में से कितने नंबर दे रही है, ईमानदारी से? मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा कि हम 10 में 6 नंबर। और एक बात और सुन लीजिए, 10 में से 6 मतलब फर्स्ट क्लास। प्रधानमंत्री के विरोधियों के आप साथ खड़े करना, भाई मैं कहूंगा ना, जनता यही कहेगी। 5 वर्ष के लिए चुना है, 1 वर्ष में कोई अस्वीकार थोड़ी नहीं कर देगा, असंतुष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, विपक्ष में होने के बावजूद मैं एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जो प्रधानमंत्री के विदेश यात्राओं का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री 12 महीनों में 18 देश गए, ये देश के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। मैं विरोधी के रूप में ये कहूंगा, 24 देश जाते और अच्छा हो। पुनिया साहब देख लीजिए, पुनिया साहब आपके साथी वो की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि समय निकाल के किसान का भी हाल चाल पूछते हैं। हमने तो किसान के लिए बोला है, पूरा करने हमने विदेश यात्रा के विरोध उस पर आ रहा हूं ना, गलत कहने दीजिए भाई आप। लेकिन किसान को तो हाल चाल पूछते। अरे मैं एक भी किसान को आपने पुनिया जी एक मिनट किसान को जानने के समय नहीं मिला, सब में कम किया गया। वो छोड़, मेरी बात तो कहने दीजिए, बात करने दीजिए। यही बात पर आप तुरंत अड़ जाते हैं। मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता, एक बार मुझे कहने दीजिए जी। वाइंड अप करना जल्दी नहीं करता जी, जल्दी। देखिए ये बात सही है, लेकिन मैं वाइंड अप कर रहा हूं, बिल्कुल जल्दी कह रहा हूं जी, क्योंकि ये सारे वादे के बावजूद अच्छे दिन नहीं आए। दुर्भाग्य की बात है कि बुरी रातें आ गई। महंगाई, अभाव, बेरोजगारी की वजह से लोगों की नींद हराम हो गई, स्थिति ये बनी है। शासन कम, आश्वासन ज्यादा। तब भी आप 6 नंबर दे रहे हैं। ये सब दुर्भाग्य और आलोचना की बात है जो मैं कहना। तब भी आप 6 नंबर दे रहे हैं। 6 नंबर दूंगा, क्योंकि इसी एक वर्ष में जी हाँ, इसी एक वर्ष में सरकार को रिजेक्ट कर देना मैं लोकतांत्रिक नहीं मानता। हाँ, मुझे तो वो घटना भी याद है कि महाराष्ट्र में नतीजे आए, बीजेपी के पास नंबर नहीं थे, तो शिवसेना से पहले एनसीपी आगे आई। प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम समर्थन करेंगे बीजेपी को। ये वही दोस्ती काम आ रही है क्या आज? बिल्कुल नहीं, वो जनादेश का सम्मान था जो अभी केंद्र सरकार को करना चाहिए दिल्ली के बारे में। जब आप जीत के आया तो उसको शासन करने दीजिए, उसमें बाधाएं मत डालिए। चलिए, मैं माफी के साथ, वक्त की कमी है, प्रदीप गुप्ता क्लास वो एक अलग बात थी। प्रदीप राय साहब माफी के साथ, असत्य बोलने पर 10 में 10 नंबर कपड़े बदलने और असत्य बोलने में 10 में 10 नंबर। एक प्रदीप जी आपकी राय, लास्ट 10 सेकेंड। कहना चाह रहा हूं, घोर विरोधी होने के बाद और पिछली यूपीए गवर्नमेंट में होने के बाद माननीय डीपी त्रिपाठी जी ने अपनी राय बता दी। घोर विरोधी होने के बाद वो 6 नंबर दे रहे हैं, यानी पॉजिटिव साइड दे रहे हैं, तो फिर जनता बेचारी कहाँ दोषी है? ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से 1 साल है, अगले साल जब हम बात करेंगे तो ये पैमाना होगा कि आपको 1 साल में 72% लोगों ने पसंद किया। विनय जी लास्ट लाइन, विनय जी आपने हाथ उठाया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी जिसको कुछ कहना है, जो निराशा के गर्त में गए, वो चाहे कुछ कहे। जनता का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्र में अभी हमारी चिंता करने वाली सरकार है। इस पर देश का आम आदमी, देश का सर्वसाधारण व्यक्ति बहुत कमी भरोसा है और अच्छे काम की माफी के बुनियाद साथ डाली गई तमाम है। पैनलिस्ट को शुक्रिया कहूंगा। राय साहब माफी रहेगा, पुनिया साहब माफी मांगूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आप लोगों ने काफी वक्त दिया। कुल मिलाकर सर्वे की फाइंडिंग्स आपने देखे, नतीजे आपने देखे। मैं आपको बता दूं कि डिटेल्ड पूरे 23 राज्य और हर राज्य, हर जोन वाइज
क्या सोचता है इन 17 सवालों पर जो हमने पूछे, जो बीते 2 दिनों से आप देख रहे हैं। पूरे डिटेल आप IBNखबर.com हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि किस प्रदेश के लोग क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के बीते 1 साल के बारे में, उनकी सरकार की नीतियों के बारे में, उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में, उनकी तमाम योजनाओं के बारे में। आप IBNखबर.com को लॉग इन कर सकते हैं। इस डिबेट में, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBN 7 पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। थैंक यू, गुड नाइट।